कहानी की शुरुआत नोटिफिकेशनों के साथ होती है जो पूछते हैं कि क्या वह सच में एक नई जिंदगी जीना चाहता है। थोड़ी देर बाद एक आवाज कहती है, ये बस उन स्पैम पेजों में से एक और है। फिर यह एक लड़के का परिचय देता है जो एक मेज पर बैठा है, मंगा पढ़ रहा है और शिकायत कर रहा है कि उसे ऐसे पुराने विज्ञापनों की जरूरत नहीं है और वह हफ्तों से नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा है। नायक का कमरा बिखरा हुआ है। जब वह अपने कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, माउस पर हाथ रखे हुए, तो वह कुछ ऐसा देखता है जिससे वह परेशान हो जाता है और अपनी लॉलीपॉप गिरा देता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक काले छिद्र की छवि दिखाई देती है जिसके चारों ओर रंगीन रोशनी है। लड़का खींच लिया जाता है और डरते हुए वह पूछता है, क्या हो रहा है? और अधिक नोटिफिकेशन आते हैं जो कहते हैं कि वह एक यात्रा पर निकल रहा है, लेकिन वह अभी भी कुछ नहीं समझता। नायक की आंखों से आंसू बहते हैं और डरते हुए वह पूछता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास तो कोई विकल्प ही नहीं था। एक और जगह यह 2464 के पृथ्वी युग में स्टारलाइट अकादमी का दृश्य दिखाता है। अकादमी पर विदेशी जीवों ने आक्रमण किया और इसे भयानक नुकसान उठाना पड़ा। बाद में सरकार ने इन जीवों को खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया। हालांकि जो एक्स वायरस उन्होंने पीछे छोड़ा वह दुनिया भर में फैल गया, जिससे ज़ॉम्बी और जानवर पृथ्वी पर घूमने लगे। वहीं से मार्शल आर्टिस्ट उभरे और सबसे सम्मानित योद्धा बन गए। अचानक शू का बदमाशी करने वाला रूममेट दरवाजा जोर से खोलता है, गुस्से में उसे बुलाते हुए और लड़के को सोता हुआ पाकर। वह लड़के को बिस्तर से उठाता है और उसे हिलाते हुए पूछता है कि उसने जो खाना लाने के लिए कहा था वह कहाँ है और क्या वह उसे भूखा मारना चाहता है। बिना एक पल सोचे वह लड़के को छत पर फेंक देता है, जिससे छत में दरार आ जाती है और वह अभी भी उसे गालियां देता है। फर्श पर गिरते हुए कियांग के रूममेट्स देखते हैं और टिप्पणी करते हैं कि वह शायद बेहोश हो गया है। वह जवाब देता है, नायक तो बस एक हारने वाला है। नजदीक आते हुए वह लड़के के हाथ पर पैर रखता है और उसे गालियां देते हुए कहता है कि उसके हाथों से खत्म होना उसके लिए एक सम्मान है। अगले दृश्य में पड़े धोने का कमरा दिखाया जाता है जो गंदे कपड़ों से भरा हुआ है। जब कियांग फिर से लड़के के हाथ पर पैर रखता है तो वह कहता है कि उसने खाना नहीं लाया और जून के सामने उसे बुरा दिखाया। फिर से उसके हाथ पर पैर रखते हुए वह अनावश्यक बातें करना जारी रखता है। शू अपनी आंखें खोलता है और शिकायत करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पाता। अपने हाथ पर एक पैर देखकर वह सोचता है कि यह दर्द कर रहा है और भ्रमित हो जाता है। क्या वह अभी अपने कमरे में मंगा पड़ रहा था? कियांग लड़के की ओर इशारा करता है, जानते हुए कि वह अपनी आंखें खोल रहा है, जानते हुए कि उसे अभी तक फांसी नहीं दी गई है। जब नायक के हाथ में दर्द की झुनझुनी होती है, वह उठता है, चकराया हुआ, समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। बदमाश कहता है कि उसके पास बहुत सहन शक्ति है, उसे लात मारते हुए और कहते हुए कि वह उसे तब तक मारता रहेगा जब तक कि उसे फांसी नहीं दी जाती। लड़के का चेहरा विभिन्न चोटों से भरा हुआ है और उसके गिरे हुए शरीर के चारों ओर धुआं है। शू की आंखों से आंसू बहते हैं और दुख में वह सोचता है, किसकी इतनी बुरी किस्मत है कि वह इस तरह खत्म हो जाए। दूसरी जगह लोग उसे शारीरिक और मानसिक रूप से हमला करते हैं। यहां तक कि अकादमी का स्टाफ भी उसे अपमानित करता है, ये कहते हुए कि ज़ॉम्बी हर जगह हैं और उसके जैसे किसी को 3 दिनों में खत्म किया जा सकता है। फिर नायक को फर्श पर बैठे हुए दिखाया जाता है, उन लोगों को याद करते हुए जिन्होंने उसका न्याय किया और क्रूर बातें कहीं। उसका मन केवल अंत की कामना कर सकता है। अपने चेहरे पर चोटों के साथ वह सोचता है कि अगर वह वहां रहा तो वह नहीं बचेगा। जू उठता है, उसके शरीर में हर जगह दर्द है और सोचता है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लड़का जीना नहीं चाहता। वह कहता है कि उसके हाथों में ऐसी गंदगी छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि सहनशीलता उसके शब्दकोश में नहीं है। कियांग लड़के को उठते हुए देखता है और अपने दोस्तों से कहता है कि छोटे हारने वाले की आंखों में विद्रोही नजर देखो। वह पूछता है वह क्या समझता है, छाती पर घूंसा मारकर, और पूछता है क्या वह मन गया है। दर्द से कराह कर लड़का जवाब देता है, नहीं। वह कहता है वह फिर से हमला करेगा, कहता है कि वह उसे तब तक पीटता रहेगा जब तक कि वह मन नहीं जाता। वह उसे लगातार मारता रहता है और अधिक चोटें पहुंचाते हुए वह बार बार पूछता है कि क्या वह मन गया है। लड़का परेशान होकर उठता है और कहता है नहीं, क्योंकि उसके जैसे उत्पीड़क भले ही वह उसे मार दे, कभी भी उसे मनाने में सफल नहीं होंगे। उत्पीड़क अपने चेहरे को पोंछता है जो चोटों से भरा हुआ है, अभी भी चकराया हुआ। लड़का सोचता है कि यह किस तरह का पुनर्जन्म है और अधिक सूचनाएं आती हैं जो उसे बताती हैं कि गुस्से का संचय डिटेक्टेड किया गया है। सीओ का डेटा प्रस्तुत करते हुए और पूछते हैं कि क्या वह संचित गुस्से को छोड़ना चाहता है। वह देखता है कि यह पहले वाला ही सिस्टम है। जैसे ही उत्पीड़क फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, वह अपना गुस्सा छोड़ देता है, घूंसे को रोकते हुए उसके सामने आकर हमला करता है। कियांग के दोस्त कुछ गलत होने का एहसास करते हैं और दौड़ कर आते हैं, पाते हैं कि उत्पीड़क जमीन पर चिंतित है। कियांग सांस लेने में संघर्ष करते हुए और विभिन्न चोटों के साथ कहता है कि उसे जल्दी से स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है।
शू पास आता है और पूछता है कि वे वहां अभी भी क्या कर रहे हैं। वे त्रे हुए और नर्वस कियांग को उठाते हैं और बाहर की ओर दौड़ते हैं। नायक, जिसकी बांह पर कई चोटें हैं, कहता है कि उसे भी जाना है और वह अब और बहाना नहीं कर सकता, यह कहते हुए कि घूंसा उसके शरीर में बची हुई थोड़ी सी ऊर्जा को भी निकाल चुका है। एक कुर्सी पर बैठे हुए एक और सूचना आती है जिसमें कहा गया है कि उसे एक रूलेट स्पिन मिला है। वह स्पिन पर क्लिक करता है और रूलेट को देखकर वह लिन युन सिक्कों की उम्मीद करता है, अन्यथा शरीर की बचत में पैसे उसकी चोटों को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। रूलेट के घूमने के बाद वह 1000 लिन युन सिक्के जीतता है। शू राहत महसूस होती है। स्वास्थ्य केंद्र में वह अंदर जाता है और कहता है कि वह चोट के इलाज के लिए आया है। नर्स पूछती है, क्या आप लिन हैं? जिज्ञासु होकर वह पूछता है कि क्या वह उसे जानती है। उसके पास आते हुए वह कहती है, उसे न जानना तो लगभग असंभव है। शू उससे कहता है कि उसे लिन न बुलाए क्योंकि यह सुनने में अच्छा नहीं लगता। नर्स पूछती है कि क्या वह नहीं चाहती कि उसे लिन बुलाए, जबकि वह उसके पेट को सहलाते हुए कहती है कि वे बाद में इस बारे में बात करेंगे। नर्स उसे देखती है और कहती है कि वह अपने कपड़े उतारकर लेट जाए। शर्माते हुए वह पूछता है कि क्या उसे सच में अपने कपड़े उतारने की जरूरत है। वह हंसती है और कहती है कि वह अपनी अंडरवियर पहनकर रख सकता है, लेकिन अगर वह सब कुछ उतारना चाहता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। शू अपने पैंट उतारता है और वह टिप्पणी करती है कि यह इतना बुरा नहीं है और यह छोटा नहीं है। वह पूछता है कि वह कहाँ देख रही है और सोचता है कि वह डरावनी है, डरते हुए कि अगर वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया तो वह वहीं अपनी वर्जिनिटी खो सकता है। नर्स पूछती है कि वह कितनी चिकित्सा चाहता है। वह जवाब देता है कि इसकी कीमत 9800 सिक्के हैं। फिर वह लेट जाता है और सोचता है कि शरीर का पूर्व मालिक उससे कहीं ज्यादा कमजोर था और शायद उसने बहुत दुख सहा। हालांकि अब से वह ऐसा नहीं होने देगा। पूर्ण तैयारी के दौरान यह नोट किया जाता है कि शरीर पूरी तरह से घायल है और पूर्ण उपचार में 5 घंटे लगेंगे। वह लेटे हुए इंतजार करता है प्रक्रिया खत्म होने के लिए। 5 घंटे बाद वह कहता है कि वह एक नया लिन श्यू होगा। इस बीच कक्षा 29 में यह बताया गया है कि क्षेत्र 20 की हालिया खोज में 20 स्लॉट मिले हैं। शिक्षक कहते हैं कि सभी मार्शल आर्ट के शुरुआती लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि वह देखता है कि कियांग अनुपस्थित है और उसके सहपाठी कहते हैं कि वह क्षेत्र सी में सर्जरी करवा रहा है। शिक्षक पूछते हैं कि क्या हुआ। वे बताते हैं कि उसे शियू ने पीटा और उसकी सभी पसलियां टूट गई हैं। छात्रों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। कक्षा का एक छात्र कहता है कि उसने इसे अपनी आंखों से देखा। शिक्षक अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहते हैं कि तो कियांग क्षेत्र 20 की खोज में भाग नहीं लेगा। अचानक शू दरवाजे पर प्रकट होता है और पूछता है कि क्या वह जा सकता है। छात्र देखते हैं और टिप्पणी करते हैं कि नायक अब अलग दिखता है और वह पहले जैसा नहीं लगता। शिक्षक उसे कहते हैं कि जल्दी मत करो क्योंकि क्षेत्र 20 उससे ज्यादा खतरनाक है जितना वह सोचता है और उसे पहले मार्शल आर्ट में प्रारंभिक रैंक तक पहुंचना चाहिए। जुन कहता है कि क्षेत्र 20 जॉम्बी राक्षसों से भरा है, क्या वह खुद को मारना चाहता है। शू हंसता है और पूछता है कि क्या वह उसे पीट सकता है, क्या उसे जाने की अनुमति मिलेगी। लड़का उसे कहता है कि सपने देखना बंद करे। फिर भी आत्मविश्वास से भरा शू पूछता है कि क्या वह कोशिश करना चाहता है। जून अपनी हथेली मेज पर मारता है, कहता है यह तो स्पष्ट है। खड़े होकर वह कहता है कि वह उसे एक सबक सिखाएगा और उसे नहीं सोचना चाहिए कि वह उसके सामने घमंड कर सकता है बस इसलिए कि उसने कियांग को पीटा। मूल्यांकन आंख सक्रिय हो जाती है और शू जुन के सभी डेटा को देखता है। वह देखता है कि जुन कियांग से कमजोर है क्योंकि उसे बस उसके हमलों से बचना है और तब तक इंतजार करना है जब तक उसका गुस्सा अधिकतम न हो जाए। फिर पूरी ताकत से वार करो और उसे आसानी से हरा दो। वह उसे कहता है कि कक्षा के बाद एरिना में उससे मिले। अकादमी के एरिना में शू एक मार्शल आर्ट्स के शुरुआती रैंक को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है और कह रहे हैं कि वे शानदार शो देखेंगे। शू के पास आता है और पूछता है क्या वह सच में लड़ने की योजना बना रहा है। शू आत्मविश्वास से जवाब देता है कि चिंता की बात नहीं, वह उसे लंबे समय से मारना चाहता था। एरिना में चढ़ने के बाद जुन पूछता है कि क्या उसने सच में कदम बढ़ाने की हिम्मत की। हमला करने के लिए बढ़ते हुए वह कहता है कि वह शू को एक सबक सिखाने वाला है। एक पंच लगाने की कोशिश करते हुए शू बचता है और सोचता है कि जुन में कुछ ताकत तो है क्योंकि उसकी चोटें और बीमारियां ठीक होने के बावजूद पंच अभी भी उसे कुछ दर्द देता है। एक सूचना प्रकट होती है जो बताती है कि गुस्सा अभी भी चार्ज हो रहा है। जुन कई और हमले करने की कोशिश करता है लेकिन चूक जाता है। शू से कहता है कि वह बचना बंद करे और इसे गंभीरता से ले। शू सोचता है कि उसे बस बचना और ब्लॉक करना है, गुस्से के अंक जमा होने का इंतजार करते हुए। गुस्से की बार लगभग भर गई है। भीड़ हंसती है, कहती है कि जैसा कि उम्मीद थी वह केवल बचना जानता है। शिक्षक सोचता है कि अगर बचना अपमानजनक नहीं है तो उसने कभी किसी को इतना जिद्दी नहीं देखा। फिर भी बचते हुए जुन और भी गुस्सा हो जाता है और शू से कहता है कि वह ऐसा करना बंद करे। फिर गुस्सा 100% तक पहुंच जाता है और सूचना पूछती है कि क्या वह जमा हुए गुस्से को छोड़ना चाहता है। वह कहता है हाँ। जुन फिर से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन शू पलटवार करता है, नजदीकी मुकाबले में जाकर जुन को दूर फेंक देता है।
शू अपना हाथ उठाता है, जीत का जश्न मनाते हुए। स्टैंड में बैठे दर्शक जो देख रहे थे गुस्से में हैं। झुन जमीन पर लेटा हुआ खांसता है और चोटों के साथ खड़ा होता है। शू को कचरा कहता है। झू पास आता है और जवाब देता है कि उसे कचरे ने हराया। पूछता है कि इससे वह क्या बनता है और कहता है कि यह कचरे से भी बुरा है। शिक्षक आदेश देते हैं कि झुन को अस्पताल ले जाया जाए और यह एरिया 20 की खोज पर असर नहीं डालेगा। लोग उसकी मदद करते हैं कि वह उपचार क्षेत्र में जाए। फिर शिक्षक ताली बजाते हैं और कहते हैं कि वह झू के काम से प्रभावित है। नायक मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह अब खोज में भाग ले सकता है। एरिया 20 एक ऐसा शहर है जो एक परमाणु वायरस से संक्रमित है। वायरस पूरे क्षेत्र में फैल गया, जो जॉम्बी, म्यूटेंट जानवरों, राक्षसों से भरा हुआ है। इससे यह बेहद खतरनाक हो जाता है। हालांकि क्योंकि जोखिम और पुरस्कार समान हैं, म्यूटेंट जानवरों और राक्षसों के हिस्से मूल्यवान सामग्री हैं और उनके मस्तिष्क में एक जादुई क्रिस्टल होता है जो मार्शल आर्टिस्टों को खेती करने में मदद करता है। यह सामग्री अनोखी और दुर्लभ है जिसका उच्च मूल्य है। शिक्षक एरिया 20 में छात्रों के साथ कहते हैं कि सभी ने दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उन्हें अकादमी द्वारा प्रदान किए गए हथियारों और लड़ाई के सूट का उपयोग करना चाहिए। सामान्य ज़ॉम्बी और राक्षसों से निपटना कोई समस्या नहीं होगी। वह कहता है कि यह प्रशिक्षण से अलग है क्योंकि जिन म्यूटेंट जॉम्बी और राक्षसों का उन्हें सामना करना है वे बहुत अधिक खतरनाक हैं और पहले ही कुछ छात्रों को जॉम्बी ने डर के कारण खत्म कर दिया है। केवल लड़ाई के अनुभव से ही वे अपनी क्षमताओं का आकलन करेंगे और इससे उनके दिल मजबूत होंगे। लाल बालों वाला पूछता है कि क्या शू डर गया है क्योंकि वह बहुत नर्वस लग रहा है। शू पूछता है, किससे डर? सोचते हुए कि उसके लिए ये जॉम्बी बस मूल्यवान अनुभव अंक हैं। शिक्षक उनसे 4 समूहों में बांटने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि उन्हें बहुत गहराई में नहीं जाना है। चूंकि वे गहरे क्षेत्रों में राक्षसों को हराने में असमर्थ रहे हैं, वह उन्हें जाने के लिए कहते हैं। सभी चिल्लाते हैं, हाँ। अगले घायल पक्षी प्रकट होता है। एरिया 20 के एक तरफ लाल बालों वाला और शू चल रहे हैं। सुनहरे बालों वाली शू से कहती है कि वह बोझ न बने। लाल बालों वाला कहता है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए और जॉम्बी देखते ही नहीं रोना चाहिए। नायक अपना हाथ उठाता है, उसे बात करना बंद करने का संकेत देते हुए, क्योंकि उसने कुछ हलचल देखी है। लड़के सतर्क हो जाते हैं। धुआं हिलता है। नायक ध्यान से देखता है और कहता है कि कुछ आ रहा है। वे लड़ाई की स्थिति में आ जाते हैं। धुआं बढ़ता है और आवाजें शुरू होती हैं। एक जॉम्बी प्रकट होता है, साथ ही इसकी विशेषताएं और लड़ाई की क्षमताएं।